दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ। कक्षा 10वीं विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 9 धातु एवं धातु कर्म का तीसरा भाग लेकर आज हम पढ़ने जा रहे हैं धातु कर्म की विधियाँ। धातु कर्म की कौन कौन सी विधियाँ हैं और हम कैसे अयस्क या खनिज से धातु को प्राप्त करते हैं। हमने पिछले वीडियो में धातुओं के बारे में बहुत सारी चर्चा कर ली थी। हमने उनकी सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी, अयस्क के प्रकार पढ़े थे, इनके भौतिक रासायनिक गुणों पर भी हमने विस्तृत चर्चा कर ली थी। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं धातु कर्म या मेटलर्जी क्या होता है। देखिए, हमने पढ़ा था कि पृथ्वी पर धातुएं जो हैं या तो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं या फिर संयुक्त अवस्था में यौगिक के फॉर्म में पाई जाती हैं। ठीक है, जिसे हम अयस्क या खनिज कहते हैं। अब उस अयस्क या खनिज से, अयस्क से हम मान के चलते हैं, अयस्क या खनिज से शुद्ध एवं स्वतंत्र धातु प्राप्त करना धातु कर्म कहलाता है। ठीक है, अयस्क या खनिज से शुद्ध एवं स्वतंत्र अवस्था में धातुओं को प्राप्त करना, धातु प्राप्त करना धातु कर्म कहलाता है। धातु कर्म की जो प्रक्रिया या ये जो विधियां हैं या धातु कर्म के जो विभिन्न पद हैं वो बड़े बड़े संयंत्रों में या फैक्ट्रीज में किए जाते हैं। ये काफ़ी जटिल सी प्रक्रिया होती है और ये निर्भर करती हैं कि जो अयस्क हैं वो किस प्रकार के हैं, वो कौन सी धातुएं जो हैं वो हमको उन अयस्कों से प्राप्त करनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हम देखते हैं सक्रियता श्रेणी में जो हमने पढ़ा था कि धातुएं जो हैं वो मुख्य रूप से सक्रियता श्रेणी के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। सबसे सक्रिय धातुएं ये हैं सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आदि। ये बहुत ही सक्रिय धातुएं हैं और इनको प्राप्त करने के लिए, चूँकि ये बड़ी जल्दी ही अन्य पदार्थों के साथ या अन्य तत्वों के साथ क्रिया करके यौगिक में बदल जाती हैं, इसलिए इन्हें प्राप्त करने के लिए विशिष्ट विधि का इस्तेमाल किया जाता है। ये विधि होती है आपके विद्युत अपघटन। इन विधियों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ये जो यौगिक होते हैं प्राय समुद्र में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मध्यम या निम्न सक्रिय धातु। इसके अंतर्गत जैसे लेड है, आयरन है, जिंक है, टिन है, ऐसी बहुत सारी धातुएं हैं जो मध्यम सक्रिय हैं या निम्न सक्रिय धातु हैं। ये पृथ्वी की भूपर पट्टी पर कार्बोनेट अयस्क के रूप में, ऑक्साइड अयस्क के रूप में, सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। तो इनको प्राप्त करने के लिए उन अयस्कों की प्रकृति क्या होती है, उस आधार पर धातु कर्म की विधियों का चयन किया जाता है। अब हम बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि ये दोनों जो हैं ये संयुक्त अवस्था में पाए जा रहे हैं, लेकिन जो निष्क्रिय धातुएं होती हैं या बहुत ही कम सक्रिय, एकदम कम सक्रिय धातुएं जो हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये निष्क्रिय हैं या बहुत ही कम सक्रिय हैं। कम सक्रिय होने के कारण ये आसानी से इवन वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ भी ये क्रिया नहीं करती हैं, पानी के साथ भी क्रिया नहीं करती हैं, यानी कि जल के साथ भी ये कोई रिएक्शन नहीं देती हैं। इसलिए ये स्वतंत्र अवस्था में पृथ्वी पर पाई जाती हैं। अब स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं तो इन्हें प्राप्त करना जो है वो थोड़ा सा आसान काम है। इसके लिए थोड़ी एक विधियाँ जो होती हैं धातु कर्म की वो थोड़ी अलग होती हैं, लेकिन इन धातुओं की सबसे कहना चाहिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये धरती पर बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं। कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं, स्वतंत्र होती हैं,
इसलिए ये काफ़ी कीमती होती हैं। इन्हें हम उत्कृष्ट धातु कहते हैं, उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं। ठीक है, और इनका धातुकर्म करने के लिए जो विधि का इस्तेमाल किया जाता है, फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है, वो विधि है प्रक्षालन विधि। अब हम देखते हैं धातुकर्म के विभिन्न पद या विधियां। तो ये विधियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। इसको हम विधियां नहीं बोल सकते, हम ये बोल सकते हैं धातुकर्म के विभिन्न पद। तो पहला पद है अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों का सांद्रण, इसकी भी कई विधियां हैं, जिसमें से जो हमारे 10th के सिलेबस में, हम उस विधि के बारे में देख लेते हैं। ये है आपका पहला वाला गुरुत्वीय पृथक्करण, दूसरा है चुंबकीय पृथक्करण, और तीसरी विधि है झाग प्लवन विधि। और बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन चूंकि हमको अपने सिलेबस में इतना ही पढ़ना है 10th के सिलेबस में, इसलिए हम इन 3 विधियों के बारे में ही पढ़ेंगे। दूसरा पद देखिए, अयस्कों के सांद्रण से सुटेबल विधि का यूज करके जो अयस्क हमको मिला, अब उसको बोलेंगे हम सांद्रित अयस्क। तो अगले पद में सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण। धातु का निष्कर्षण, ये इसका अगला पद है। अब सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण करते समय वास्तव में इसी जगह पर हम यूज करते हैं सक्रियता श्रेणी। ठीक है, यदि हमको सक्रियता श्रेणी मालूम है, तो सक्रिय धातुओं के लिए धातु के निष्कर्षण का कौन सा विधि यूज करेंगे, वो है आपका विद्युत अपघटन। ये है आपका सक्रिय धातु के लिए। ठीक है, अगली विधि बच्चों, ये मुख्य रूप से निम्न क्रियाशील और मध्यम क्रियाशील धातुओं के लिए है। ये विधि है आपका निस्तापन या भर्जन। मध्यम और निम्न क्रियाशील विधियों के लिए आवश्यकता अनुसार उनके अयस्कों के प्रकार के आधार पर या तो निस्तापन का उपयोग किया जाता है या फिर भर्जन का उपयोग किया जाता है। तो ये है आपका मध्यम एवं निम्न क्रियाशील धातुओं के लिए। अब देखिए, यहां से जो अयस्क हमको मिलेगा, या तो निस्तापित मिलेगा या तो भर्जित अयस्क मिलेगा। तो तीसरा पद है निस्तापित अथवा भर्जित अयस्क का धातु में अपचयन। ये अगला पद है। क्या कहा मैंने? इस विधि से जो हमको अयस्क मिला, जो मिलेगा वो निस्तापित अयस्क होगा या फिर भर्जित अयस्क होगा। तो निस्तापित अथवा भर्जित अयस्क का धातु में अपचयन करेंगे। तो इसकी भी विभिन्न विधियां हैं, हमको 2 पढ़नी है। एक है कार्बन अपचयन विधि, और दूसरा है आपका रासायनिक अपचयन विधि। और अंतिम पद है
धातुओं का शोधन। इसकी भी दो विधियां हैं। एक है आपका भौतिक विधि, और ये भौतिक विधि जो है इसके अंतर्गत दो प्रकार की विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। एक है आपका द्रवण और दूसरा है आपका जोन शोधन। तो भौतिक विधियां, तो ये भौतिक विधियां जो हैं ये दो प्रकार की हैं। पहला है द्रवण और दूसरा है जोन शोधन विधि। इसके अलावा ये जो पहला था भौतिक विधि, अब दूसरा जो है वो है आपका रासायनिक विधि। विधि में हम यूज करेंगे विद्युत अपघटन विधि का। ठीक है बच्चों, तो धातु के निष्कर्षण के हमने देख लिए 4 पद। पहला था अयस्क का सांद्रण, उसके अंतर्गत 3 विधियां हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमने देखा था सांद्रित अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण, इसके अंतर्गत हम 2 विधियों के बारे में देख रहे थे। एक था विद्युत अपघटन, दूसरा था निस्तापन या फिर भर्जन। उसके बाद तीसरा जो पद था उसमें निस्तापित या भर्जित अयस्क का धातुओं में अपचयन। इसके अंतर्गत 2 विधियां हैं, एक कार्बन अपचयन और दूसरा रासायनिक अपचयन विधि। इसके अलावा चौथा और अंतिम पद है धातुओं का शोधन। इसके अंतर्गत हमको भौतिक विधि और रासायनिक विधियों के बारे में पढ़ना है। चलिए बच्चों, हम धातु कर्म के विभिन्न पदों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। पहला पद है अयस्क का सांद्रण। अब ये अयस्क जो है इसे खदानों से हम खनन करके लाते हैं। अब खनन करने की जो विधि है उसको हम पढ़ते हैं माइनिंग इंजीनियरिंग में ना। खनन कि किस जगह पर या पृथ्वी के किस स्थान पर किस प्रकार के अयस्क पाए जाते हैं, इनकी खनन के लिए कौन कौन सी विधियाँ यूज़ करेंगे, या क्या बोलना चाहिए, इनके लिए कौन कौन सी मशीनें यूज़ होंगी, ये सब हम पढ़ते हैं माइनिंग इंजीनियरिंग में। जब वहाँ से अयस्कों का खनन हो जाता है तो उसे फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में क्या किया जाता है, सबसे पहले अयस्क का सांद्रण किया जाता है। देखिए, ऐसी अशुद्धियाँ जो बहुत बड़ी बड़ी हैं और जिसे चुन के अलग किया जा सकता है उन्हें तो अलग कर लिया जाता है, लेकिन बाकी दिखाई देने वाले अशुद्धियाँ जो हैं, जैसे मिट्टी है, रेत, कंकड़ पत्थर आदि जो अशुद्धियाँ हैं, इन अशुद्धियों को अलग करने के लिए हम अयस्क का सांद्रण करते हैं। ठीक है, मिट्टी, रेत, कंकड़ पत्थर आदि अशुद्धियों को अलग करने के लिए अयस्क का सांद्रण किया जाता है। और अयस्क में ये जो अशुद्धियां होती हैं ना, इन्हें हम अधात्री या गैंग कहते हैं। ठीक है, तो अब अयस्क के सांद्रण को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि अयस्क से अधात्री या गैंग को अलग करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। क्या कहा मैंने कि अयस्क से मिट्टी, रेत, कंकड़ पत्थर जैसे अधात्री या गैंग को अलग करने की विधि अयस्क का सांद्रण कहलाती है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पहली विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण की विधि। इस विधि में क्या किया जाता है, देखिए, सबसे पहले अयस्क को लाया गया, उसे अच्छी तरह से कूटा और पीसा जाता है। इसके लिए स्टैम्प मिल या क्रशर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अयस्क को पीसने या मतलब कूट करके पीसने के लिए या तो हम इस्तेमाल करेंगे स्टैम्प मिल या फिर क्रशर। इन मशीनों का यूज़ करके इसे कूटा और पीसा जाता है। अब इस पीसे हुए अयस्क का सांद्रण किया जाता है। तो हम बात कर रहे थे गुरुत्वीय पृथक्करण की विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण की विधि जो है वो अशुद्धि
और अयस्क के आपेक्षिक घनत्व पर निर्भर करती है। आपेक्षिक घनत्व, यदि अयस्क और अशुद्धियों के आपेक्षिक घनत्व में बहुत ज़्यादा अंतर हो तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पीसे हुए अयस्क को पानी की धारा में प्रवाहित कर हिलाया जाता है, जिससे जो भारी अयस्क के कण हैं वो इस तरह से बैठ जाते हैं, लेकिन अशुद्धियाँ हल्की होने के कारण पानी की धारा के साथ बहकर अलग कर ली जाती है। इस विधि का उपयोग ऑक्साइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्कों के लिए के साधन के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं हेमेटाइड। तो ये था बच्चों गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। अब हम देखेंगे बच्चों अयस्क के सांद्रण की दूसरी विधि। दूसरी विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि। ये चुंबकीय पृथक्करण विधि तब यूज की जाती है जब अयस्क में कोई चुंबकीय पदार्थ उपस्थित हो। ऐसी स्थिति में अयस्क को पीसे हुए अयस्क को चुंबकीय या मैग्नेटिक रोलर पर घुमाया जाता है ना। इस मैग्नेटिक रोलर या इन चक्कों के ऊपर एक कन्वेयर बेल्ट होता है। इस बेल्ट को इन मैग्नेटिक व्हील्स के ऊपर घुमाया जाता है। ये चक्का जो होता है या ये व्हील जो होता है ये मैग्नेटिक होता है, इसमें शक्तिशाली चुंबक होता है और ये एक रबड़ का बेल्ट है जिसे हम कन्वेयर बेल्ट कहते हैं। तो पीसे हुए अयस्क को इस तरह से इस कन्वेयर बेल्ट पर गिराया जाता है। अब ये कन्वेयर बेल्ट जो है इन चक्कों के घूमने के साथ साथ वो भी घूमता है, तो साथ साथ में ये पीसे हुए अयस्क जो हैं वो भी कन्वेयर बेल्ट के साथ इस तरह से आते हैं। और जैसे ही जो अचुंबकीय पदार्थ है इस चक्के के साथ या इस व्हील के साथ ऊर्ध्वाधर होता है वो इस तरह सीधे ही नीचे गिर जाता है। लेकिन जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो पदार्थ इस चुंबकीय पदार्थ के संपर्क ये जो इस चुंबक के संपर्क में रहने के कारण वो यहाँ तक आते हैं। लेकिन जैसे ही इस चक्के के चुंबक का संपर्क इन चुंबकीय पदार्थों से अलग होता है, ये चुंबकीय पदार्थ जो है वैसे ही दूसरी जगह गिर जाते हैं। तो इस तरह से दो ढेरियाँ बनती हैं, एक अचुंबकीय पदार्थ की और दूसरा चुंबकीय पदार्थ की। तो ये था चुंबकीय पृथक्करण की विधि के द्वारा जो टिन का अयस्क है उससे चुंबकीय पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। देखेंगे अयस्क के सांद्रण की तीसरी विधि। तीसरी विधि है झाग प्लवन की विधि और ये विधि जो है स्पेशली सल्फाइड अयस्कों के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, एक बहुत बड़े से पात्र में जल और पाइन का तेल या चीड़ का तेल या जैसे हम इसके अलावा हम पाम का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो पाइन या पाम के तेल के साथ जल का मिश्रण लिया जाता है। या तो हम लेंगे पाइन का तेल या इसे ही हम हिंदी में चीड़ बोलते हैं, या फिर हम पाम ऑयल लेंगे और जल और तेल का मिश्रण जो है इस पात्र में ले लेंगे। इसमें पिसा हुआ अयस्क मिलाएंगे। ठीक है, पिसा हुआ अयस्क मिलाने के साथ साथ क्या करेंगे, एक इस तरह के पाइप की सहायता से जिसमें नीचे की तरफ क्या हो छोटे छोटे छिद्र हों जिससे वायु जो है वो विलयन के अंदर आ सके। अधिक दाब पर इस तरह के पाइप से अधिक दाब पर वायु जो है वो इसमें प्रवाहित की जाती है और इसे इस तरह से गोल घुमाया जाता है इस हैंडल की सहायता से। तो इससे क्या होता है कि पूरा पानी जो है वो और पिसा हुआ अयस्क जो है और तेल जो है ये आपस में मिक्स हो जाते हैं या इनका एक मिश्रण बनता है। अब क्या होता है, सल्फाइड के जो कण हैं वो हल्के होते हैं। हल्के होने के सल्फाइड के कण जो हैं उनके ऊपर तेल की
परत जम जाती है। जब तेल की परत जमती है तो उसके ऊपर वायु के बुलबुले चिपक आते हैं। अब जब वायु के बुलबुले चिपकते हैं तो ये कण हो जाते हैं हल्के, और ये पूरे के पूरे जो हैं वो विलयन के ऊपर इस तरह से झाग के रूप में जमा हो जाते हैं, जिसको समय समय पर बगल से एक हौज में एकत्र कर लिया जाता है या अलग कर लिया जाता है। एक बार मैं फिर से बताऊं बच्चों कि इस पूरे मिश्रण में क्या क्या है, पाइन का तेल या फिर पाम ऑयल और जल का मिश्रण, और साथ में लिया जाता है पिसा हुआ अयस्क। कैसा होना चाहिए, वो सल्फाइड अयस्क होना चाहिए। और इस तरह से इसमें अधिक दाब पर वायु प्रवाहित की जाती है, जिससे सल्फाइड के कण जो हैं उसके ऊपर तेल की परत जम जाती है, और तेल की परत के साथ वायु के कण जो हैं वो चिपक आते हैं, और वायु के कारण ये हल्के हो जाते हैं और मिश्रण के ऊपर झाग के रूप में एकत्र हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सल्फाइड अयस्क जो है अब इस झाग के फॉर्म में है, और इसे बगल से ही हौज में एकत्र कर लिया जाता है या अलग कर लिया जाता है। बच्चों, ये थी अयस्क के साधारण की विभिन्न विधियां। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है, यदि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आती हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।